हेलो। हेलो। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं संदीप सर एक बार अपने यूट्यूब चैनल एसक्यूएल क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आइए, हम लोग प्रकाश की पढ़ रहे थे बेटा। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा कल टेक्निकल जो एरर आ गया था, इसीलिए वीडियो को मैंने छोटा किया और छोटा कर कर सिर्फ अपर्तनांक बताया था। अपर्तनांक क्या होती, इतनी सी बातें को समझा ही सका था, क्योंकि टेक्निकल एरर के कारण मेरा सारा वीडियो जो था ये छोटा बन गया था। तो वहीं से मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। प्रकाश को कांच की पट्टी पार करने में कितना समय लगता है, यहीं से आज स्टार्ट करता हूँ बेटा। तो चलिए, देर ना कर कर हम लोग आगे यहीं से उठाकर देखता हूँ। तो भाई साहब आ जाओ, मतलब यहाँ अपने टॉपिक पे देखते हैं। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको कर लीजिए आप लोग, क्योंकि जो मेरी द्वारा जाती है, ये बताया जाता है कि क्या क्या आप लोग को मिलेगा, इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो नोटिफिकेशन को ऑन रखें, बेल आइकन को भैया दबा ले। और एक लाइक करने में क्या जाता है, पैसा तो लग नहीं रहा भैया। लाइक कर कर बेल आइकन को दबाए रहें। जैसा मेरा वीडियो मैं छोड़ूंगा अपलोड कर कर, तो आप तक पहुंच जाएगा और जल्दी से आप उसे देख सकेंगे। और आप लोग जल्दी जल्दी इतना सपोर्ट दें कि मेरा 1,000 जो सब्सक्राइबर है पूरे हो जाए, तो आपसे फेस टू फेस बात होगी, एकदम लाइव आकर एकदम पूरा हाल चाल लिया जाएगा, बढ़िया से होकर एकदम डेडिकेशन में होकर पढ़ाई किया जाएगा। तो आइए बेटा, हम लोग देर ना कर कर चलते हैं। प्रकाश को कांच की पट्टी को पार करने में लगा समय। एक जो प्रकाश की किरण होती है, एक पट्टी को पार करने में कितना समय लगाती है, उसके बारे में सूत्र क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, आइए बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक डायग्राम में छोटा सा बना रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा लेक्चर के साथ। ये आपका मैं मानता हूं क्या, कांच है, और ये आपका मैं मानता हूं प्रकाश की किरण है ना, गुजारी जा रही है। एक कांच में से बेटा प्रकाश की किरण को गुजारी जा रही है, और इस कांच की लंबाई में मान लेता हूं क्या है, यल है। कांच की लंबाई क्या मान लेता हूं, यल है। और इसका मतलब ये कहां से जा रही है, आ रही है, ये तो निर्वात से मतलब कांच में जा रही है। तो किसके सापेक्ष, मतलब अगर बात करेंगे, है ना, ग्लास के सापेक्ष वायु का जो अपर्तनांक होता है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की कोशिश कर रही है ना। ये मानता हूं ये आपका वायु है, और वायु ये आपका क्या है, कांच है, मतलब ग्लास है। वायु से कांच में मतलब घुस जा रही है, मतलब ये अपतनांक क्या जा रहा है, वायु से कांच में मतलब जा रही है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, इसमें टाइमिंग कितना लेगा बेटा, यही तुमको बताना है। इसके बारे में सूत्र क्या क्या होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो थोड़ी सी रामकथा थ्योरी लिखते हैं कि माना प्रकाश को कांच की पट्टी को पार करने में लगा समय टी है। आओ देखते हैं। माना थ्योरी, माना प्रकाश को कांच की पट्टी, कांच की पट्टी को पार करने में लगा समय, मैंने मान लिया लगा समय क्या है, टी है। टाइमिंग क्या मान लिया मैंने बेटा, टाइमिंग मैंने मान लिया क्या, टी है। तो हमने मान लिया ना अभी, क्योंकि टाइमिंग हमें पता ही नहीं बेटा कि कौन से मतलब कितना समय लग जा रहा है, उसी टाइमिंग को तो निकालना है। तो टाइमिंग हमने मान लिया, सॉरी, टाइमिंग को मान लिया मैंने क्या, टी। और ये कांच की पूरी लंबाई मैंने मान रखी है क्या है, यल हुई है। तो टाइमिंग मैंने मान लिया क्या, टी मान रखा है। तो याद करिए, सदियों करोड़ों वर्ष आपने पहले पढ़ा होगा बचपन में, याद करिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ देखिए आप लोगों ने ये आपने टी माना है, और ये आपने फार्मूला पढ़ा है भैया करोड़ वर्ष पहले। हालांकि इधर देखो तुम लोग, चाल बराबर दूरी बटा, दूरी बटा समय होता है कि नहीं होता है। तो मार मार के तुम्हारी मैडम या टीचर तुमको समझाए होगी। तो अगर आप टाइमिंग निकालें, समय अगर निकालें, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी अपान का क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जिसे टाइमिंग को टी से प्रदर्शित करते हैं, चाल, दूरी तुम्हारी कितना है, लंबाई यहाँ यल है, और आपका चाल कौन सा है, ये आपने एक देखिए अपर्तनांक में आपने पढ़ा था
ये n बराबर आपने पढ़ा था क्या, n बराबर आपने एक सूत्र पढ़ा था, n बराबर c बाई बी पढ़ा था क्या, n बराबर c बाई बी पढ़ा था। तो n अपूर्णांक था, ये n अपूर्णांक था, c मतलब प्रकाश की चाल था, और ये आपका b मतलब एक किस चाल से मतलब चली जा रही है, प्रकाश की चाल है। ये आपका चाल मतलब कौन सी चाल से आ रही है, तो चाल बराबर अगर आपको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, c बटे n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। तो आप इसे लिख सकते हो टाइमिंग t बराबर, दूरी आपका क्या है l, और बटे c बाई n, ऐसे भी कर सकते हो। आओ इधर देखते हैं, तो t बराबर टाइमिंग बराबर लिख सकते हो, बटे बटे पलटी मार कर ऊपर चला जाएगा, n l बाई क्या हो जाएगा c। यही आपका फार्मूला होता है, सूत्र होता है कि क्या बता रहा है, प्रकाश को कांच की पट्टी को पार करने में लगा समय टाइमिंग कितना हो जाएगा, टी बराबर एन एल सी हो जाएगा। ये फार्मूले पे आपको निकाल के रख देना है। तो ये तो एक माध्यम के लिए हुआ, लेकिन अगर कांच एक अकेला ना हो, दो कांच हो, है ना, तब कैसे मतलब आप बताएंगे, तो उसके लिए स्पेशल केस लगता है। तो ये आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लेना, मैं थोड़ा यहाँ मिटा रहा हूँ, जब दो पट्टी लग रहा होगा तब के लिए बेटा क्या होगा। चलो, दो पट्टी के लिए कितना लगेगा, है ना, जब दो पट्टी होगा तब के लिए आपने एक तो देखा क्या, आपने एक देखा कि ये टी बराबर आपने पढ़ा एन एल बाई सी पढ़ा, एन एल बाई सी पढ़ा, ये एक कांच के लिए होता है। जब अगर मैं एक कांच के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये इसको मैं बना दूं पहला समीकरण, और दूसरे कांच के लिए T2 कर दूं, टाइमिंग दूसरा लग जाएगा, है ना, N2 L2 और C। प्रकाश की चलिए तो वही तो रहेगा जिस प्रकाश की चाल से आ रही। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से भाग करवा दो, क्या करवा दो, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को भाग करने पर, भाग करने पर, चलिए भाग करवा दिए, डिवाइड करवा दीजिए। तो डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा, T1 बाई T2, एक तरफ को एक तरफ से, दूसरी तरफ को दूसरी तरफ, N1 L1 C बटे N2 L2 बटे C से C बर्बाद, यानी क्या हो जाएगा, T1 बाई T2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 L1 N2 L2। जब दो माध्यम दिया रहे तब के लिए फार्मूला ये आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ तक बात समझ में आया। एक अगर एक माध्यम में अगर प्रकाश की चाल मतलब अगर निकालना हो टाइमिंग, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एन एल बाई सी। तो टाइमिंग आपको जो कि तीन चीजों में से एक चीज आपका गायब रहेगा, बाकी है ना तीन चीज दिया रहेगा। कभी टाइमिंग दिया रहेगा, और या अपूर्णांक दिया रहेगा, और प्रकाश की चाल दिया रहेगा तो लंबाई पूछ लेगा। और कौन कौन मतलब कभी कभी अपूर्णांक दिया रहता है, लंबाई नहीं दिया रहता है, प्रकाश की चाल दिया रहता है, समय। तो एक न एक चीज मतलब तुम्हें क्या उसमें अब्सेंट रहेगा, मतलब आप उस मतलब अनुपस्थित रहेगा बेटा, आपको एक ठे निकालना पड़ेगा। तो ये एक माध्यम के लिए आपने देखा, और दूसरे माध्यम के लिए फार्मूला देखा। तो चलो शार्ट स्क्रीन ले लो, यहाँ से आगे मतलब मैं बढ़ता हूँ आगे थोड़ा। अब अगला आप लोग का हेडिंग है अपवर्तनांक ना होने की शर्तें। अब अपवर्तनांक कहाँ कहाँ नहीं होगा, आइए बेटा हम लोग समझते हैं अपवर्तनांक कहाँ कहाँ नहीं होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा बेटा, आशा करता हूँ इतनी बातें आई होगी। अब जो तुम लोग लगे इंपॉर्टेंट उसको शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करना, है ना। ये एक टर्म से एक शुरू वे से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे वे में समझ में आएगा आप लोग को। तो आप लगा लीजिए हेडिंग अब की बार, क्या अपवर्तनांक ना होने की शर्तें, अपवर्तनांक अपवर्तनांक अपवर्त सॉरी अपवर्तन ना होने की शर्तें, अपवर्तन, अभी तो अपवर्तनांक नहीं करेंगे, अपवर्तन ना होने की शर्तें, ना होने की शर्तें। कहाँ कहाँ अपवर्तन नहीं होता है बेटा, है ना, अपवर्तन ना होने की शर्तें, किन किन जगहों पे अपवर्तन नहीं होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं मतलब कहाँ कहाँ अपवर्तन नहीं होगा। तो समझते हैं अपवर्तनांक कहाँ कहाँ नहीं होता है, जब ये प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी, सीधे यूं आकर यूं भैया क्या कर जा रही, घुस जा रही है,
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जा रही है। एक माध्यम का अपर्तनांक दूसरे माध्यम के बराबर हो जाए, मतलब एक माध्यम का अपर्तनांक दूसरे माध्यम के बराबर हो जाए। जैसे आ रही दूसरे माध्यम में भैया चली जा रही, तो जितना पहले माध्यम का अपर्तनांक हो और दूसरे माध्यम का अपर्तनांक हो, वो क्या हो, बराबर हो जाए, तब भैया वहां अपर्तनांक ना होने की शर्तें लगेंगी। क्या वहां अपर्तनांक नहीं होगा? आइए हम लोग एक फिगर से देखते हैं, जो कि आपका ये एक मान लेता हूँ, एक माध्यम है N1 और दूसरा माध्यम है मान लेता हूँ N2। चाल कौन है, V1 और V2। ये प्रकाश की किरण क्या होती है, आती है आपतित किरण, जाना चाहिए इसको इधर, लेकिन वो क्या करती है, अविलंब की ओर क्या कर जाती है, झुक जाती है। ये आपतित किरण जो मतलब कोण जो बनता है आई, इसके बीच का जो कोण आपतित किरण बनता है, उसे क्या कहते हैं, कोण आर कहते हैं। बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई बेटा? तो और ये बात करें, तुम्हारा क्या होता है, अविलंब होता है, अभी लंब होता है, और ये आपतन बिंदु होता है। क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। ये आपका आपतन बिंदु होता है। ये आपतित किरण ऐसी आती हुई और अपवर्तित किरण ऐसी चली जा रही है, प्रतीत होती है। तो आपतित किरण आती हुई मतलब एक माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में चली गई। तो एक माध्यम का अपर्तनांक दूसरे माध्यम का अपर्तनांक क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वहां अपर्तनांक ना होने की शर्तें घटित होगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है, आप देखिए कोण आई बराबर कोण आर हो जाए, तब भी वहां अपर्तनांक नहीं होगा। जब ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बेटा, तो अपर्तनांक नहीं होगा। या N1 बराबर हो जाए N2, तब भी अपर्तनांक नहीं होगा। और एक बात है, और आपने लिखा एक माध्यम का अपर्तनांक दूसरे माध्यम के अपर्तनांक के बराबर हो जाए, यही तो, एक माध्यम का अपर्तनांक दूसरे माध्यम का अपर्तनांक बराबर हो जाए, तो उसे वहां अपर्तनांक ना होने की शर्तें लगेगा। लिख लो अगर कहीं लिखना चाह रहे हो, है ना। एक माध्यम, जब एक माध्यम का अपर्तनांक, जब एक माध्यम का अपर्तनांक, माध्यम का अपर्तनांक मान दूसरे दूसरे माध्यम माध्यम के बराबर हो जाए, के बराबर हो जाए, तो वहाँ अपवर्तन 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 नहीं होता है, अपवर्तन नहीं होता है। बात भेजे भेजे घुसी। तो यही बता रहा था कि जब एक माध्यम से अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के बराबर हो जाए, तो वहां अपवर्तनांक की घटना नहीं हो जाएगी। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो जा रही है, ये बराबर हो जाए, इनकी चाल बराबर हो जाए, है ना, तो वहां अपवर्तनांक नहीं होंगे भैया। आई होप, आशा करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी बेटा। अगला हम लोग देखते हैं, हट जाता हूँ थोड़ा, आप लोग देख कर उसके नोट डाउन कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब अगली बार हम लोग पढ़ेंगे एक अगला क्या है, क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण के बारे में हम लोग जानेंगे बेटा, क्रांतिक कोण के बारे में। आइए मिटाता हूँ, क्रांतिक कोण के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या होगा क्रांतिक कोण। और देखते हैं भैया, क्रांतिक कोण लगा लीजिए हेडिंग, क्रांतिक कोण, है ना। क्या होता है क्रांतिक कोण, है ना बेटा, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। अब देखिए, क्रांतिक कोण का पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद तब ज्यादा और समझ में आएगा। एक ऐसा माध्यम है, ये कुछ ऐसा बन रहा है, बनेगा, है ना। ये मैं मानता हूँ क्या है, माध्यम में जल है। एक माध्यम है N1 और दूसरा माध्यम क्या है, N2। मान लिया मैंने माध्यम, है ना। और ये क्या है, मान लेता हूँ ये आपका, एक मान लेता हूँ सघन है और एक मान लेता हूँ विरल है। ये क्या है, जल है, सघन है। और ये आपका क्या है भैया, वायु मान लेता हूँ, वायु है, क्या है, विरल है। बात समझ में आए? ये पहला जो माध्यम है
मान लेता हूँ वायु है ना, क्या बेटा सघन है, और यहाँ क्या होगा विरल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से एक लल्लू लाल यहाँ बैठे हैं भैया, चंपक भैया यहाँ बैठे हैं, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, रोशनी को दिखा रहे हैं, टार्च मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं भैया, फोकस। क्या कर रहे हैं, फोकस मार रहे हैं। यहाँ से ऐसे कर कर भैया फोकस मार रहे हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मतलब जाने की क्रिया करें। देखो यहाँ से टार्च मारेगा कौन बच्चा, लल्लू लाल क्या कर रहे हैं भैया, टार्च मार रहे हैं, यहाँ से यूं कर कर मार रहे हैं तो ऊपर जाकर, मतलब ये इनके बीच का जो कोण बनेगा कितने अंश का बनेगा, 90 डिग्री का बनकर चला जाएगा। समझ में आया, ये हवा वायु है तो इनके बीच के जो ऐसे कोण बन रहा है, ऐसे जाने की क्रिया, तो यहाँ तो क्रांतिक कोण मतलब 90 डिग्री का बनकर तैयार हो जाएगा। यानी जब जल में से कोनो मतलब दिखाएगा है ना, लल्लू लाल भैया इसमें जल में डूब गए हैं, और डूब कर भैया इसमें से क्या कर रहे हैं, लाइट मार रहे हैं, ऐसे फोकस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं भैया, दिखा रहे हैं, तो इनके बीच की जो किरण हो रही है, प्रकाश की किरण सीधे चलकर 90 डिग्री बना रही है। तो इसी कोण को क्या कहेंगे भैया, क्रांतिक कोण, है ना। आइए हम लोग लिखते हैं परिभाषा में, कैसे कैसे आप लोग लिखोगे। एक सघन माध्यम में स्थित वह कोण जिसका अपवर्तनांक 90 डिग्री का कोण बने। एक सघन माध्यम में स्थित वह कोण, बेटा इसका अगर लिखना होगा तो एक सघन माध्यम में स्थित वह कोण जिसका अपवर्तनांक जो होता है, जो बताता बेटा कि अपवर्तनांक, अपवर्तन कोण जो होता है कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ये जो अपवर्तन कोण बन रहा है, एक सघन माध्यम में स्थित वह कोण जिसमें बना है ना अपवर्तन कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं भैया, क्रांतिक कोण कहते हैं, है ना। ऐसे आप लोग लिख लीजिए, सघन माध्यम में स्थित वह कोण, सघन माध्यम में स्थित वह कोण, वह कोण, सघन माध्यम में स्थित वह कोण जिसके लिए, जिसके लिए अपवर्तन, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण 90 डिग्री, 90 अंश का, 90 अंश, उनको 90 अंश हो तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। बात भेजूं उसी क्या बेटा, क्रांतिक कोण क्या होता है, सघन माध्यम में बना हुआ, सघन माध्यम में स्थित हुआ कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण मतलब क्या हो, 90 डिग्री का बनता है ना विरल माध्यम में, तो वो क्या होगा भैया, क्रांतिक कोण होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्रांतिक कोण को, क्रांतिक कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आया क्या, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक कोण को सदैव सघन माध्यम के लिए लिए होता है, क्रांतिक कोण सदैव सघन माध्यम के लिए होता है। अगला दूसरा, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण सदैव सघन माध्यम के लिए होता है। क्या होता है, सघन माध्यम के लिए होता है, माध्यम के लिए होता है सघन माध्यम। तो क्रांतिक कोण मतलब हमेशा क्या, सघन माध्यम के लिए होता है, ये आपने देखा। अगला नेक्स्ट मतलब बातें हैं इसमें कि क्रांतिक कोण यह व्यक्त करता है कि सघन माध्यम में रखने पर कोण पर देखने पर माध्यम कितनी दिखाई देता है। तो ये बातें होता है, ये आपने देखा कि मतलब कितने उसका कोण बनता है, तो उससे ना ही लिखो तो कोई बात नहीं। ये दो पॉइंट आप लोग लिखना पड़ेगा कि इसे चीज से प्रदर्शित करते हैं, और क्रांतिक कोण को, क्रांतिक कोण को सदैव सघन माध्यम के लिए होता है, क्रांतिक कोण सदैव सघन माध्यम के लिए होता है। तो इतनी बात समझ में आया क्या, आई होप, आशा करता हूँ यहाँ तक इसे नोट डाउन करेंगे। मैं तो हट जा रहा हूँ, सॉरी स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ क्रांतिक कोण का सूत्र, है ना। कैसे भैया क्रांतिक कोण का सूत्र कैसे निरूपण करोगे, आइए हम लोग देखते हैं। लगा लीजिए हेडिंग, क्रांतिक कोण का सूत्र।
क्रांतिक कोण का सूत्र, क्रांतिक कोण का बेटा सूत्र क्या होता है सर? क्रांतिक कोण का सूत्र, अभी तो आपने क्रांतिक कोण देखा, अब आप देखो क्रांतिक कोण का सूत्र, फार्मूला क्या होता है भैया क्रांतिक कोण का, जरा देखेंगे। पहले तो डायग्राम में बना रहा हूँ, है ना, उसको देखेंगे उसके बाद फिर ये आपका एक ऐसा माध्यम डाल देता हूँ, ये क्या आपका है विरल माध्यम, मान लेता हूँ ये आपका क्या है सघन माध्यम, एक सघन माध्यम है और इनके बीच का जो कोण बन रहा है ऐसे, तो यहाँ से क्या कर रहा है प्रकाश की तरह गुजारी जा रही है ना, गुजारी जा रही है ना प्रकाश की, और इनके बीच का जो कोण है 90 डिग्री बन रहा है, ये आपकी किरण गुजारी जा रही है और इनके बीच का जो कोण बनेगा ये आई, और ये आपको क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, जो बीच का जो कोण बनता है क्या हो जाएगा आर हो जाएगा बेटा। तो और ये भैया आईएमपी है, क्या है आईएमपी कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप देख रहे हो ना सघन माध्यम में मतलब सिर्फ विरल माध्यम में गुजारी जा रही है, तो इनके बीच का जो कोण बन रहा है क्या है 90 डिग्री का बन रहा है। अब स्नेल के नियम से जरा देखेंगे, तो स्नेल चर्चा ने क्या लिखा था, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, नियम से स्नेल का नियम क्या कहता है बेटा, स्नेल का नियम यही तो कहता है साइन आई बाई साइन आर बराबर 1n2, 1n2 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक लिखते हैं। और यहां देखेंगे क्या बेटा आर जो बन रहा है ठीक, मतलब ये जो कोण बन रहा है कितने इसका बन रहा है 90 डिग्री का, आर बराबर कितना है 90 डिग्री का, और कोण आई बराबर क्या है कोण सी, कोण आई बराबर कोण सी। अब आप सर कहने क्या चाह रहे हैं, ये जो ये आपतित किरण आई है और इनके बीच का जो आपतन कोण आई है ना, आपतन कोण किसके बनेगा, जो क्रांतिक कोण बनता है बेटा सी, उसके क्या होगा बराबर हो जाएगा, जो क्रांतिक कोण मतलब सी के बराबर हो जाएगा। तो आप इसे इस इन दोनों वे को लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए कितनी बातें, कोण आई बराबर सी है, और देखो इसको रख दो आई की जगह साइन ए, आप साइन आई की जगह भैया सी रख सकते हो बटे साइन 90 रख दीजिए। 1n2 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 1n2 का सघन मान लेता हूँ, दूसरा क्या मान लेता हूँ विरल मान लेता हूँ, सघन मान लेता हूँ और ये विरल, कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगा। ये टू वाला क्या है सघन, ये आपका वन वाला है, अरे टू वाला, तो सघन और विरल मान लेता हूँ। और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है भैया एक होता है, तो साइन सी बटा एक, यानी कितना हो जाएगा ये एन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो एन ऐसे आपका चला आ जाएगा, आई बराबर सी है सर, आई बराबर सी है, आई बराबर सी है, आई बराबर सी है, हाँ ठीक है सर, तो बात सही है, आई बराबर सी है। तो ये क्रांतिक कोण अगर मैं बात करूं ये ऐसा हो गया, तो साइन सी बराबर सघन एन क्या हो जाएगा विरल। अरे सर आपने क्या लिखा था विरल है ना, ये आप कह सकते हैं विरल। अगर मैं करूं साइन सी बराबर इसे एक बटा कर सकता हूं विरल, विरल एन पे क्या कर सकता हूँ, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, मतलब एक बटा मैं करूं तो क्या हो जाएगा विरल आगे आ जाएगा और ये सघन पीछे चला जाएगा। तो साइन सी बराबर एक बटा एन भी होता है, क्रांतिक कोण का यही फार्मूला होता है, साइन सी बराबर 1 अपान का एन होता है, इसे भैया नोट कर सकते हैं। ये ऐसा भी आप कर सकते हो, या तो आपको ऐसा निकालना हो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को कितना
ऐसे 1n2, तो लिख सकते हो 1/2n1, ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो 1/कर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ऐसे आप इसे ज्ञात कर सकते हैं बेटा। ये होता है क्रांतिक कोण का सूत्र बेटा, जो आपका निगमन कराया गया है। हट जाता हूँ, देख लो इसे, थोड़ी सी बातें तो ठीक बढ़ेगा। चलिए मिटा दूं। अगला आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला हेडिंग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगली हेडिंग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण का सूत्र भैया पूछता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हेडिंग क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक आंतरिक परावर्तन। परावर्तन की घटना कब कब होता भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन? अब जरा हम लोग देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है। पहले तो हम समझेंगे उदाहरण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें किसमें होता है। ये हीरे का चमकना, क्या बेटा? हीरे का चमकना, जो चमकीली जो पदार्थ होती है, हीरे का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। या रेगिस्तान में जो मरीचिका होती है, उसमें भी तुम्हारा क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो सुन लो बेटा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, हीरे का चमकना, जो हीरे का जो चमक होता है उसमें चमकना जो दिखाई देता है, तो तुम्हारा क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की उदाहरण है। अब एक शब्द आपने सुना है कि मतलब रेगिस्तान की मरीचिका, मरीचिका होती है जो मृग, मृग, इसे मृग भी कह सकते हैं, मृग मरीचिका या किस मरीचिका, जो भी कहना होगा आप कह सकते हो। मरीचिका होती क्या है? तो कभी कभी देखते हैं रेगिस्तान में, मतलब जब हम लोग थोड़ा दूर से देखते हैं, तो दूर से दिखाई देने वाली जो बेटी बेटा जो लगता है आपका परत दिखाई देता है ऊपर का रेगिस्तान का, तो थोड़ा चमकीला टाइप में दिखाई देता है ना? एक फोकस मारने वाला, एक चमकीला, मतलब दूर से जब देखेंगे तो रेगिस्तान की जो सड़क होती है बेटा, रेगिस्तान की सड़क को जब हम लोग देखते हैं दूर से, तो क्या दिखाई देता है हमें? एक चमकीला टाइप में दिखाई देता है, एक चमक के टाइप में दिखाई देता है। वो इसी को कहते हैं मरीचिका, कहते हैं रेगिस्तान की मरीचिका। जो सड़क दिखाई देती है रेगिस्तान की चमकीली टाइप में, मतलब जब दूर से जब देखते हैं तो उसी टाइम को क्या कहते हैं भैया? मरीचिका। और हीरे का चमकना तो आप लोग देखते ही है कि क्या होता है। ये आपका क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये घटना है। अब थोड़ा मैं बना रहा हूं इसको, चित्र को थोड़ा देखिएगा, तो 1 सेकेंड। जैसे आपका ये है, ये आपका ऐसा बन रहा है फिगर, और यहाँ से ये प्रकाश की किरण जा रही है, आपकी किरण, और यहाँ से अपवर्तित हो जा रही है। आपतित किरण है, आपतित किरण है, ये क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जा रही है। परावर्तित क्या हो जा रही है? परावर्तित हो जा रही है, परावर्तित किरण हो जा रही है, मतलब एक एक तरफ से जा रही है, दूसरी तरफ से मतलब क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाती है ना? परावर्तित हो जा रही है, तो एक तरफ से आ रही है, दूसरी तरफ से क्या हो जाएगी? परावर्तित, मतलब आपतित किरण आई और परावर्तित किरण आते नहीं जाना चाहिए, तो इसको इधर चला जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जा रही है? टकरा कर भैया क्या हो जा रही? परावर्तित हो जा रही है, मतलब दूसरी तरफ भैया मुड़ जा रही है। मुड़ने के कारण ही मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो आप देख सकते हैं, कह रहा है जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो। प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में, यह आपका मैं मानता हूं विरल, यह आपका क्या मानता हूं सरल। प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है। क्रांतिक कोण से, जो क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण बन रहा है, उससे क्या हो रहा है? अधिक आपतित होता है, तो टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये तो किताबी भाषा होता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, जो प्रकाश की किरण होती है किसी
किसी चिकने पृष्ठ पे मतलब पड़ती है तो उसे सीधे चले जाना चाहिए, लेकिन वो चलकर नहीं जाती है भैया, वो टकरा कर लौट जाती है। जो प्रकाश की किरण होती है एक माध्यम से जाती हुई किसी चिकने तल पर टकरा कर वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने चिकने तल पर टकराती है तो टकराने के पश्चात दूसरी दिशा में क्या हो जाती है भैया? मुड़ जाती है। जाना चाहिए तो बेटा सीधा, देखो इसको तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन यहाँ आपतन बिंदु से टकराई और टकरा के भैया परावर्तित हो गई। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे हीरे का चमकना, आपने आपको देखा क्या? हीरे का चमकना। आप लिख लो कि प्रकाश की किरण किसी माध्यम में, जब प्रकाश की किरण, ऐसे लिख लो, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम माध्यम से जाकर जाकर दूसरे माध्यम में दूसरे माध्यम में टकरा कर टकरा कर जाकर वापस लौट जाती है, लौट जाती है, जाती है, लौट जाती है। इस घटना को इस घटना को इस घटना को घटना को घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। बात भेजन घुसी बेटा, मतलब इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी घटना को। तो जैसे आपने देखा एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं क्या? हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, चमकना। दूसरा क्या? क्या बेटा? रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका, मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका, 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 रेगिस्तान में मरीचिका। ये सब भैया उदाहरण होते हैं, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की संभावनाएं हैं। इतनी संभावनाएं मतलब ये हो सकती हैं। और एक और भी है, मतलब और भी लिख लो, मतलब क्या? एक जल के भीतर वायु के बुलबुले का चमकना। जल के भीतर देखो, ये भैया आपका क्या है? जल है ना? मानता हूं ये जल है। जल के भीतर वायु का जो बुलबुला होता है भैया, क्या होता है? मतलब बाहर आता है। ये जो बुलबुला होता है भैया, ऐसे जल का जो, जल के बाहर मतलब देखेंगे है ना, जल के अंदर से मतलब देखते हैं तो बाहर जो बुलबुला मतलब देखते चमकता दिखाई देता है, चमकना। तो तुम्हारा क्या होता है? पूरा प्रकाश का पूरा आंतरिक परावर्तन होता है। ऐसे भी लिख सकते हो, ये जल के भीतर वायु के बुलबुले का चमकना। तीसरा, जल के भीतर भीतर वायु के बुलबुले का चमकना, बुलबुले का चमकना, चमकना। बात समझ में आया? इतनी बातें होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये बातें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है बेटा। तो आज का लेक्चर यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। काफी टाइम हो गया, क्योंकि धीरे धीरे आप लोग को बताएंगे और छोटा जब लेक्चर रहेगा तो आप लोग को भी जल्दी से समझ में आ जाएगा और आपको बोर भी नहीं होगा पढ़ने में। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं स्थगित करते हैं। यदि
हमारे द्वारा बताया गई जो वीडियो है आप लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए दबाकर, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।